गुड इवनिंग सभी को। आज हम अपनी जो राजनीति विज्ञान के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो सेगमेंट चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे आगे वाले जो अपने अनुच्छेद है उनकी। इससे पहले अपन ने सभी वीडियोस के अंदर अनुच्छेद 30 तक बात कर ली थी, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक कौन कौन से मूल अधिकार है इनकी अपन ने विस्तार से चर्चा करी थी। अब इसके बाद अंतिम अनुच्छेद बचता है अनुच्छेद 32। इससे पहले अनुच्छेद 31 की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट में समझा देते हैं कि अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर और 300A में जोड़ दिया गया, जो पहले भाग 3 में था मूल अधिकार के अंदर और अब वो भाग 12 में है, यानी अनुच्छेद 300A के अंदर। तो 31 के बारे में बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो कि अपना अंतिम मूल अधिकार है। सबसे पहली बात कि ये मूल अधिकार जो है वो संरक्षण की अवस्था है, यानी ये मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान जो किया गया है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत किया जाता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये मूल अधिकारों के संबंध में अगर कभी भी ऐसी कोई त्रुटि या उल्लंघन होता है उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत इस पर रिट जारी करता है। इसी प्रकार हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, जिसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। अब बात करें अगर अनुच्छेद 32 को, तो जिस प्रकार प्रस्तावना को कई लोगों ने आत्मा कहा है, इसी प्रकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो प्रश्न अगर पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को। इसके आगे अगर बात करें मूल अधिकारों के संरक्षण को लेकर, तो अभी मैंने बताया था कि मूल अधिकारों का जो संरक्षण है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है वो रिट जारी करती है। अगर बात करें अपन सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है। इसी प्रकार हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। अगर बात करें तो इन मूल अधिकारों का जो संरक्षण है इसकी दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनको मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक या अभिभावक कहा जा सकता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक या अभिभावक किसे कहा जाता है, ऑप्शन में संसद दे देगा, उसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह दे या फिर न्यायालय कह दे। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और ध्यान रखना कि मूल अधिकार जो है वे और संवैधानिक अधिकार ये दोनों के लिए है। इसके बाद अगर हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और ये केवल और केवल संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर आता है जिसमें ये कहा गया है कि रिट जारी कर सकता है। तो 32 के तहत जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इसको मूल अधिकार और संवैधानिक, क्योंकि संविधान के अंदर ये आदेश प्रचलित है या प्रदत्त है, जिसकी वजह से ये संवैधानिक और मूल अधिकार दोनों है। लेकिन 226 मूल अधिकार में नहीं आता, लेकिन संविधान के अंदर प्रदत्त है, इसलिए ये केवल और केवल संवैधानिक अधिकार है। यानी कि अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी की जाती है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर अपन बात करें हाई कोर्ट की, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ जो बाकी के सिविल मामले हैं उनके ऊपर भी रिट जारी करता है। तो एक ये पावर हाई कोर्ट के पास में ज़्यादा होती है कि मूल अधिकारों के अलावा भी जो सिविल मामले हैं उन पर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और ऐसी रिट को कहा जाता है इंजेक्शन रिट, यानी ये अंतरिम राहत होती है या रिट होती है। तो इंजेक्शन रिट किसे कहा जा सकता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के साथ में हाई कोर्ट के पास एक अतिरिक्त रिट होती है जिसके तहत वो सिविल मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है वो कुल मिलाकर 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 तो हो गई जो अभी अपन ने चर्चा करी थी, और छठी जो है वो एक अलग है जिसमें सिविल मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है। यानी 5 पर तो दोनों कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है या एक्स्ट्रा रिट होती है हाई कोर्ट के पास में। तो ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजिंग है काफ़ी कि ज़्यादा रिट किसके पास होती है। सुप्रीम कोर्ट ज़रूर ऊपर है, लेकिन हाई कोर्ट के पास 6 प्रकार की रिट होती है। अब ये कब कब जारी की जा सकती है उसकी बात करते हैं। तो ध्यान रहे कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति निलंबित हो जाती है। यानी अगर आपातकाल लगा हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिट जारी नहीं कर सकता। जो हाई कोर्ट है उसकी रिट जारी करने की शक्ति निलंबित नहीं होती। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट के रिट करने की जो शक्ति है उसको निलंबित की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति निलंबित नहीं होती है। तो ये सत्य और असत्य वाले कथनों में पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। वहाँ पर अपन ये देखकर चौंक जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की निलंबित हो जाती है लेकिन हाई कोर्ट की नहीं होती। तो ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति आपातकाल के समय निलंबित हो जाती है, लेकिन हाई कोर्ट की उस समय निलंबित नहीं होती है। संपत्ति के संबंधों में या मामलों में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो इन मामलों में हाई कोर्ट को विशेष प्रावधान है, विशेष अधिकार प्रदत्त है। सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति विस्तृत है एवं व्यापक है। इसकी चर्चा अभी अपन ने ऊपर कर ली थी कि किस प्रकार से है। मूल अधिकारों में ही मूल अधिकारों का उपचार छिपा हुआ है। वही मूल अधिकार है, इन्हीं मूल अधिकारों में इनका उपचार छुपा है। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 32 में छुपा हुआ है। अब ये 5 प्रकार की जो रिट है जिसकी अभी अपन ने बात करी है, ये 5 प्रकार की रिट है कौन कौन सी? तो इसमें ध्यान रहे, सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको राजनीतिक भाषा में कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस जो है ये पहली रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि किसी को भी अगर बंदी बना दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाए तो उसको निर्धारित समय के अंदर अंदर न्यायालय के सामने पेश करना ज़रूरी है। बिना न्यायालय के सामने पेश किए या उसके खिलाफ FIR दर्ज किए उसको ज़्यादा समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है। उस समय अगर इन चीज़ों का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर रिट जारी करता है कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट है अधिकार पर्चा, जिसको कहा जाता है को वारंटो। अधिकार पर्चा का मतलब है अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार का उल्लंघन करता है या जो उसके अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं है उस कार्य को वो व्यक्ति करता है तो इस रिट को जारी किया जाता है और उससे पूछा जाता है। पर्चा का मतलब होता है पूछना कि अधिकार पर्चा, आपने किस अधिकार से ये कार्य किया है। उसके बाद अगला है परमादेश, जिसको कहा जाता है मेंडमस। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाए उस समय परमादेश रिट जारी की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं कि उक्त कार्य किया जाए। उसके बाद अगली है उत्प्रेषण, जिसको कहा जाता है सट्रोरी। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर की तरफ, यानी इस रिट के द्वारा जो निम्न न्यायालय के अंदर कोई मामला लंबित होता है उसको ऊपरी न्यायालय जो है वो अपने पास ले सकता है। जैसे किसी अधीनस्थ न्यायालय के पास में कोई मामला पेंडिंग है, लंबित है, उस मामले को उत्प्रेषण रिट के द्वारा हाईकोर्ट अपने पास सीधा ले सकते हैं या हाईकोर्ट से किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिया जा सकता है। उसके बाद है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी कि मना करना। इसमें जिस कार्य के लिए कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं है अगर वो कार्य करता है तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मना करता है इस रिट के द्वारा कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। प्रतिषेध है, प्रोहिबिट है। तो ध्यान रखना ये 6 प्रकार की रिट में से ये 5 प्रकार की रिट हो गई, जिसमें से ये जो 3 रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा और परमादेश, ये प्रशासनिक रिटें हैं, यानी ये प्रशासनिक कार्यों के लिए होती है, जबकि उत्प्रेषण और प्रतिषेध जो है ये अर्ध न्यायिक रिटें होती है। अब इनकी विस्तार से अगर बात करें तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कहा जाता है हेबियस कॉर्पस। इसका अर्थ होता है बंदी यानी कि जो कैदी व्यक्ति होता है उसको व्यक्ति को से शरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए, यानी ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति नहीं आ सकता, उस व्यक्ति को न्यायालय के अंदर पेश किया जाए, इस बात के लिए ये रिट जारी की जा सकती है, यानी बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। इसके बाद ये रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उससे जुड़ी हो, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें जीवन जीने की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। जैसे अनुच्छेद 21 को कहा जाता है लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने की आज़ादी, तो इससे जुड़ी हुई है ये।
इसके बाद अगर बात करें तो ये रिट न्यायालय द्वारा सामान्यतः पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। भाई सीधी सी ऑब्वियस बात है, भाई जेल में कौन डालेगा, पुलिस डालती है, तो पुलिस को ही ये रिट जारी कर दी जाती है। पुलिस के ऊपर ये रिट जारी की जाती है कि आपको इस व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें दूसरी रिट की, तो ये है अधिकार पर्चा। देखो, अधिकार पर्चा का मतलब होता है, अधिकार यानी कि कोई भी अधिकार, और पर्चा का मतलब होता है पूछना। इसके द्वारा वारंट द्वारा या प्राधिकृत या पूछना। अब इसमें क्या होता है कि न्यायालय द्वारा ये पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार के तहत ये पद ग्रहण किया है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी पद को ग्रहण करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तब न्यायालय ये पूछता है कि आपने किस अधिकार के तहत ये कार्य किया। यानी जब कोई प्रशासनिक व्यक्ति अवैधानिक या गैर कानूनी रूप से कोई पद ग्रहण करता है, तब न्यायालय द्वारा उसको ये रिट जारी की जाती है। ये निजी अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी नहीं की जाती। ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन पर यह रेट लागू नहीं होती है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी कोई कार्य करता है और वो किसी ऐसे पद को ग्रहण करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उसके लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रेट को जारी करती है। उसके बाद बात करते हैं परमादेश, जिसको कहा जाता है मेंडमस। इसका मतलब है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ये न्यायालय द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी की जाती है। यानी जो भी सिविल के अंदर जो भी जॉब करने वाले कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके लिए ये रिट जारी की जाती है। ये रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल को कभी भी जारी नहीं की जा सकती। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो परमादेश है वो राष्ट्रपति पर लागू नहीं होती और राज्यपाल पर लागू नहीं होती। इस प्रश्न को भी सत्य और असत्य के कथनों में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। दो कथन बना के पूछ ले कि राष्ट्रपति को परमादेश रिट जारी नहीं की जाती, राज्यपाल को परमादेश रिट जारी नहीं की जाती, या दोनों को नहीं की जाती, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही परमादेश रिट जारी नहीं की जाती है। इसके बाद बात करते हैं उत्प्रेषण यानी सर्टोरी। सर्टोरी का मतलब है कि शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, या इसको अगर कहा जाए ऊपर की ओर मंगा लेना। जैसे अभी अपन ने बात की थी कि अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई भी ऐसा मामला लंबित हो और वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो हाईकोर्ट जो है वो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा लेता है। यानी अधीनस्थ न्यायालय नीचे होता है और ऊपरी न्यायालय उसको अपने पास मंगाता है, इसलिए इसको उत्प्रेषण कहा जाता है। इस रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्य पद्धति है उसका पुनरीक्षण करता है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का पुनरीक्षण करता है। अब अंतिम रिट की बात करते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन यानी कि मना करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मना करना या रोकना। ये रिट अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायिक अधिकारियों को उस समय जारी की जाती है जब वे किसी मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है, तो उसे रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। यानी अगर अपने अधिकार क्षेत्र में जो कार्य नहीं है उस कार्य को करने की कोशिश करता है, तब उस समय ये रिट जारी की जाती है और उसको प्रोहिबिट किया जाता है, उसको प्रतिषेध किया जाता है, मना किया जाता है कि आपके ये कार्य अंडर में नहीं आता है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए आपको रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट का जो उपयोग है वो उस समय किया जाता है जब कोई मामला जो है वो न्यायालय में लंबित हो या विचाराधीन हो। यानी कोई मामला अगर न्यायालय में पेंडिंग है, उस समय प्रतिषेध रिट का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेषण रिट का प्रयोग तब किया जाता है जब न्यायालय का निर्णय आ चुका है, अर्थात सुनवाई पूरी हो गई है। इसका मतलब है कि जो उत्प्रेषण रिट है वो तब जारी की जाती है जब कोई मामला किसी न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय ने अपना जो डिसीजन है वो दे दिया है, अपना निर्णय दे दिया। इसके बाद में उत्प्रेषण रेट के तहत उस मामले को ऊपर मंगवा लिया जाता है। यानी वो उसके संतुष्टि का नहीं हो या फिर उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता हो, इस वजह से उत्प्रेषण रेट जारी की जाती है। जबकि प्रतिषेध रेट जो है वो तब जारी की जाती है जब मामला लंबित हो, पेंडिंग हो, विचाराधीन हो न्यायालय के अंदर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33 की। हालांकि ये 33, 34, 35 इतने खास नहीं है याद रखने में, लेकिन फिर भी क्योंकि 12 से 35 की बात करते हैं अपन मूल अधिकारों में, इसलिए अनुच्छेद 33 को भी एक बार देख लेते हैं। सशस्त्र या अर्धसैनिक बलों से संबंधित मूल अधिकारों का प्रावधान संसद करती है। तो बस ध्यान यही रखना है कि जो सशस्त्र जो सीमा बल होते हैं या अर्धसैनिक जो बल होते हैं, इनसे संबंधित जितने भी मूल अधिकार है इनका प्रावधान संसद करेगी, न्यायालय के क्षेत्र में ये नहीं आते हैं। अनुच्छेद 34 की अगर अपन बात करें तो ये जिस क्षेत्र में सैन्य शासन यानी कि मार्शल लॉ लागू हो, वहाँ के नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि अगर कहीं पर किसी क्षेत्र में
सैन्य शासन हो, यानी कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाए किसी क्षेत्र में। और ये तभी किया जाता है जब उस क्षेत्र में अशांति का माहौल हो जाए, या कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हो, या ऐसी कोई गतिविधियां हो रही हो जो कि अवैध हो, उस समय ये जारी किया जाता है, या उस समय ये लगाया जाता है मार्शल लॉ। तो अगर कहीं पर भी मार्शल लॉ लगाया हुआ है तो वहाँ के जो नागरिक है वो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में चुनौती नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर पहले से अवैध गतिविधियाँ हो रही थी और उनको रोकने के लिए मार्शल लॉ लगाया गया था। तो इससे संबंधित एक कानून है जिसको कहा जाता है अफ्स्पा कानून, और ये कानून 1958 में लगाया गया था। अब अपन अंतिम चरण में बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकार संबंधी जो कानून है वो संसद बनाती है, यानी मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून होगा वो संघ सूची के विषय में काउंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि मूल अधिकारों पर कानून कौन बनाती है? संसद। इसलिए मूल अधिकारों का अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से सूची का विषय है, तो ध्यान रखना ये संघ सूची का विषय, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो आज के लिए अपन ने चर्चा करनी शुरू करी थी अनुच्छेद 30 के बाद वाले अनुच्छेद की, जिसमें अनुच्छेद 31, 32, 33, 34 और 35 अपन ने पढ़े। इसके साथ में मूल अधिकार जो अपना टॉपिक चल रहा था इसका ये अंतिम भाग है, और इसके साथ में मूल अधिकार टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे पहले वाले जो वीडियोज़ है उसके अंदर अपन ने मूल अधिकारों के अलावा अनुसूचियाँ और प्रस्तावना, संविधान सभा, संविधान, इन सभी की विस्तार से चर्चा की है। आपके लिए ये बता दूं कि ये जो क्लासेस चल रही है ये आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये सभी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और इसमें जो विषय वस्तु है उसको इस प्रकार से डाला गया है कि ये सभी के लिए कार्य करेगी। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर काम आती है, और छोटे एग्ज़ाम्स में तो इनमें से बाहर कोई भी चीज़ नहीं निकलेगी, इसका चांस ही नहीं है कि इनमें से भी कोई चीज़ बाहर निकल जाए, क्योंकि इसको इसी प्रकार से डाला गया है। पिछले जो एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन हो रखे हैं या पूछे गए हैं उनके हिसाब से इसके अंदर मैटर डाला गया है। तो इनका अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे प्रकार से नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।